हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिफ्टेक सिंप्लीफाइड। मेरा नाम इमरान अजीज है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद कहता हूं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे प्रोक्योरिंग एजेंसीज को कुछ सर्कमस्टांसेस में ये इजाज़त है कि वो निगोशिएटेड टेंडरिंग में भी जा सकते हैं। वो कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जो कि पेपरा ने क्लियरली डिफाइन की हैं। वो कौन सी कंडीशंस हैं आज हम डिस्कस करेंगे। मेनली तीन ऐसे सिनेरियोज हैं जो पेपरा ने इस रूल नंबर 42D के अंदर डिस्कस किए हैं। सो इसको अनअर्थ करेंगे और फिर फर्दर इनको केस स्टडीज और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे। और बताएंगे कि प्रोक्योरिंग एजेंसीज को किन सूरत हाल में ये इजाजत है कि वो निगोशिएटेड टेंडरिंग के ऊपर जा सकते हैं अंडर अल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ प्रोक्योरमेंट। याद रखें कि मेन मेथड आपका जो ओवरऑल बिडिंग के अंदर है वो स्टिल ओपन कम्पिटिटिव बिडिंग है, प्रिंसिपल मेथड या डिफॉल्ट मेथड। लेकिन उसके बाद कुछ अल्टरनेट मेथड ऑफ प्रोक्योरमेंट भी हैं जो रूल 42 में पेपरा ने बयान किए हैं। कोई 6 to 7 मेथड जिसको हम अभी फर्दर फर्दर डिस्कस कर रहे हैं, कि जिनमें आपको डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग, निगोशिएटेड टेंडरिंग या फोर्स अकाउंट, इस तरह की स्मॉल परचेजेस वगैरह के लिए पैटी परचेजेस या आरएफक्यू वगैरह में जाने की भी परमिशन है। वो कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस हैं या कोई अर्जेंसीज वगैरह के मैटर हैं, इमरजेंसीज की सिचुएशन है, या आईपी रिलेटेड कुछ परचेजेस हैं। सो आज की वीडियो स्पेसिफिकली बयान करेगी फोर्थ मेथड ऑफ अल्टरनेटिव बिडिंग मेथड्स की, जो कि हम बात करेंगे निगोशिएटेड टेंडरिंग की। अब तक हमने इस रूल 42 में ओवरऑल 3 मेथड्स को पढ़ा है, जिसमें पहला हमने पेटी परचेजेस की बात की थी सब क्लास ए में। फिर उसके बाद हमने डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग की बात की थी सब क्लास बी में। और सॉरी, सब क्लास बी में हमने आरएफक्यू की बात की थी और सब क्लास सी में हमने डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग की बात की है। और आज सब क्लास डी को हम डिटेल में पढ़ेंगे जिसमें निगोशिएटेड टेंडरिंग की बात की गई है। सो बढ़ते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, जहां पे एक प्रेजेंटेशन के थ्रू आप तक ये मजीद इंफॉर्मेशन पहुंचाएंगे। और आपसे अगेन रिक्वेस्ट है कि अगर आपने सिफ्ट टेक सिंप्लीफाइड को यूट्यूब या टिकटॉक के ऊपर सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया, सो प्लीज इसको सब्सक्राइब भी करें और टिकटॉक के ऊपर इसको जरूर लाइक और फॉलो करें और हमारी वीडियोस को फर्दर शेयर करें। सो एज आई मेंशन, ये रूल डिस्कस हुआ है अंडर रूल 42D के अंदर, और इसका टाइटल है निगोशिएटेड टेंडरिंग। निगोशिएटेड टेंडरिंग एक स्पेशलाइज्ड प्रोक्योरमेंट है जो कि इस्तेमाल होगी कुछ स्पेसिफिक 3 या 4 सिनेरियोज के अंदर। और ये एक्सेप्शनल मेथड है, नॉर्मल परचेज नहीं है, हाईली अर्जेंट मैटर्स वगैरह के लिए। और इसकी जस्टिफिकेशन भी ऑफ कोर्स स्ट्रांग होगी, क्योंकि ये डायरेक्ट परचेज के अंदर अंडर आता है और निगोशिएशंस की भी बात करता है। आल्दो पेपरा ने ओवरऑल ओपन कम्पिटिटिव बिडिंग मेथड में निगोशिएशंस को बैन किया है, बट ये एक ऐसा सिनेरियो है जहां पे आप निगोशिएशंस कर सकते हैं सप्लायर्स के साथ। वो कौन से सिनेरियोज हैं रूल के अंदर हम अभी डिस्कस करेंगे। Under subclass D, the title is negotiated tendering. A procuring agency may engage in negotiated tendering with one or more suppliers or contractors with or without prior publication of a procurement notification. So जो आपका डिपार्टमेंट है या एग्जीक्यूटिव एजेंसी है वो निगोशिएटेड टेंडरिंग में जा सकती है सप्लाईज या गुड्स के केस में भी और वर्क्स के केस में भी, बगैर पब्लिकेशन के प्रोक्योरमेंट नोटिस की, जो आमतौर पे अखबार में या पेपर की वेबसाइट के ऊपर पब्लिकेशन होती है, उससे पहले आप निगोशिएशन कर सकते हैं एक सप्लायर के साथ या एक से ज्यादा सप्लायर्स के साथ, या एक कॉन्ट्रैक्टर के साथ या एक से ज्यादा कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ, किसी भी एक टेंडर या प्रोक्योरमेंट के लिए। सो दिस प्रोसीजर शेल ओनली बी यूज्ड व्हेन, अब ये 3 कंडीशंस बताई हैं पेपरा ने, इन्हीं 3 कंडीशंस में से कोई एक अगर होगी या इस किस्म की कोई एक परचेज होगी, सो उस केस में आप निगोशिएटेड टेंडरिंग का मेथड यूज कर सकते हैं या ये प्रोसीजर अडॉप्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते।
Number one, the supplies involved are manufactured purely for the purpose of supporting a specific piece of research or an experiment, a study or a particular development. अगर आप कोई ऐसी सप्लाईज प्रोक्योर करना चाहते हैं किसी सप्लायर से जो कि इस मकसद के लिए मैन्युफैक्चर की जाती हैं कि वो किसी रिसर्च के अंदर इस्तेमाल हो सकें, किसी इक्विपमेंट के एक्सपेरिमेंट वगैरह के अंदर इस्तेमाल हो सकें, किसी लैब वगैरह में यूज हो सकें वो सप्लाईज, किसी स्टडी के अंदर इस्तेमाल हो सकें, या किसी स्पेसिफिक डेवलपमेंट के काम के अंदर वो सप्लाईज इस्तेमाल होती हों एज अ रॉ मटेरियल या एज अ सप्लीमेंट उस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए। सो ऐसी सप्लाईज की अगर आपने परचेज करनी है सो उसमें आप निगोशिएटेड टेंडरिंग में जा सकते हैं, एक सप्लायर के साथ या एक से ज्यादा सप्लायर्स के साथ भी मार्केट में। Number two, for technical or artistic reasons, or for reasons connected with protection of exclusive rights or intellectual property, the supplies may be manufactured or delivered only by a particular supplier. So technical या artistic reason की वजह से वो सप्लाईज लेनी है आपने किसी भी टेक्निकल काम के लिए, किसी भी आर्टिस्टिक रीजन के लिए, या रीजन कनेक्टेड एक्सक्लूसिवली ऐसे प्रोजेक्ट्स या ऐसी चीजें जिनके अंदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का इशू आता है, और उसके अलावा उस सप्लायर या उस मैन्युफैक्चरर के अलावा वो चीज कोई भी नहीं सेल कर सकता क्योंकि वो उसकी राइट्स प्रोटेक्टेड होते हैं ऑलरेडी, उस ब्रांड के पास होते हैं, और कोई ब्रांड वो चीज सेल नहीं कर सकता। सो ऐसी सप्लाईज अगर आपने लेनी है और एक्सक्लूसिवली उसका एक ही मैन्युफैक्चरर होगा जो वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स रखता है, तो आप ऐसे केस में भी negotiated टेंडरिंग में जा सकते हैं। The supplies may be manufactured or delivered only by a particular supplier. तो एक ही अगर खास सप्लायर है जो इन सप्लाईज को या तो मैन्युफैक्चर करता है या पाकिस्तान में उसका सोल डिस्ट्रीब्यूटर है, और उसके अलावा उस चीज का कोई डिस्ट्रीब्यूटर या मार्केट में कंपटीटर मौजूद नहीं है, और वो सप्लाईज स्पेसिफिकली किसी टेक्निकल या आर्टिस्टिक रीजन के लिए आपको लेना जरूरी है, तो ऐसे केसेस में आप नेगोशिएटेड टेंडरिंग का मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं। उसके अलावा तीसरी कंडीशन भी पेपरा ने बयान की है, नंबर थ्री, negotiated tendering shall be used for reasons of extreme urgency brought about by events unforeseeable by the procuring agency. So ऐसे काम के लिए जो इंतहाई और इंतहाई अर्जेंसी का हो, अर्जेंट नेचर का हो, और ऐसी रीजन की वजह से वो अर्जेंसी डेवलप हुई हो कि जो अनफॉरसीएबल हो, या कोई कुदरती आफत अचानक आ गई है और आपने फोरकास्टिंग वगैरह नहीं की हुई उसकी, लाइक अर्थक्वेक आ गया है और आपने कोई अर्जेंट उस एरिया के अंदर रिलीफ एक्टिविटीज को करने के लिए टेंट्स पहुंचाने हैं, या उसकी हैवी मशीनरी डिप्लॉय करनी है रोड्स ओपनिंग के लिए, कोई बर्फबारी अचानक बहुत ज्यादा एक्सट्रीम नेचर की हो गई और आपने रोड्स खुलवाने हैं, सो उस केस के लिए आपने मशीनरी लेनी होगी रेंट के ऊपर, या मे बी प्रोक्योर करनी होगी, सो उसमें आप नेगोशिएशंस कर सकते हैं और नेगोशिएटेड टेंडरिंग में जा सकते हैं। द टाइम लिमिट्स लेड डाउन फॉर ओपन एंड लिमिटेड बिडिंग मेथड कैन नॉट बी मेट। सो अगर ये अर्जेंसी इतनी ज्यादा है कि आपका जो नॉर्मल बिडिंग मेथड है जिसके अंदर कुछ टाइम लाइंस का जिक्र किया गया है, ऑफ कोर्स उसमें आप एडवर्टाइजमेंट में जाएंगे तो एडवर्टाइजमेंट का नोटिस पब्लिश होने में कुछ टाइम लगेगा, एटलीस्ट 1 वीक लगेगा, और उसके बाद उस एडवर्टाइजमेंट नोटिस में आप 15 डेज कम से कम रिस्पॉन्स टाइम भी देंगे बिडर्स को। सो ओवरऑल आपको चीज जो है जाके कोई 22वें दिन आपकी बिड ओपनिंग होगी। उसके बाद जो प्रोसीजर्स हमने पीछे डिस्कस किए, एवेल्युएशंस वगैरह होंगी, अप्रूवल्स होंगी, सो नॉर्मली ओवरऑल सारे प्रोसीजर्स वगैरह मिला के उसके बाद आपने ग्रीवियंसेस के लिए 15 डेज देने हैं। सो मिला के ये एक टेंडर कम से कम 3 महीने पे, 2.5 से 3 महीने के टाइम पे जाके कंप्लीट होता है। सो चूंकि ये अर्जेंट नेचर है आपका काम, इसमें आपके पास 2.5 महीने तो क्या शायद 2.5 दिन भी ना हो, सो ऐसे केसेस में और ऐसे केसेस आ भी जाते हैं नॉर्मल और रूटीन लाइफ के अंदर,
तो ऐसे केसेस के लिए पेपरा ने ये रूल दिया है कि आप कुछ टेक्निकल पैरामीटर्स और प्राइस वगैरह के ऊपर कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ या सप्लायर्स के साथ निगोशिएट करके उनको डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं, और उसके बाद उसको आप रेगुलेट भी कर लें। The circumstances invoked to justify extreme urgency must not be attributable to the procuring agency, provided that any procuring agency desirous of using negotiated tendering as a method of procurement shall record its reason and justifications in writing for resorting to negotiated tendering and shall place the same on record. सो अगर कोई भी एग्जीक्यूटिव एजेंसी या प्रोक्योरिंग एजेंसी इस मेथड को अडॉप्ट करने जा रही है, तो उसके जो रीजंस हैं या उसकी जो जस्टिफिकेशंस हैं कि आप किन ग्राउंड्स के ऊपर अर्जेंसी प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, वो रीजंस और वो ग्राउंड्स और वो जस्टिफिकेशन विद सॉलिड एविडेंस और प्रूफ आपने रखने हैं। फिर उसके बाद अप्रूवल लेनी है और उसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाना है। सो ये ओवरऑल तीन किस्म के सिनेरियोज हैं जो हमने पढ़ लिए, जिसमें निगोशिएटेड टेंडरिंग में आप जा सकते हैं। सप्लाईज इन्वॉल्व, ऐसी सप्लाईज आपने परचेज करनी हो जो जो किसी एक्सपेरिमेंट वगैरह, किसी स्टडी में या किसी रिसर्च प्रोजेक्ट के अंदर इस्तेमाल होती हैं, या ऐसी सप्लाईज आपने परचेज करनी है कि जिनके ऊपर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का इशू आता है और सोल मैन्युफैक्चरर है या सोल सप्लायर या डिस्ट्रीब्यूटर है उसका, और टेक्निकल नेचर की वो सप्लाईज हों। और तीसरा केस वो है कि जिसमें आपने अर्जेंसी के अंदर कोई प्रोक्योरमेंट करनी है और अर्जेंसी भी इतनी ज्यादा अर्जेंसी हो कि आप नॉर्मल या लिमिटेड बिडिंग मेथड में ना जा सकते हो। इवन जो आपका पेटी परचेज या कोटेशंस का मेथड है उसकी टाइमलाइंस भी बीट ना होती हो। सो ऐसे केसेस के अंदर आप नेगोशिएटेड टेंडरिंग के अंदर जा सकते हैं। निगोशिएटेड टेंडरिंग को मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए हमने फिर इन रूल्स को एक्सप्लेन किया है। अलाउस प्रोक्योरिंग एजेंसीज टू निगोशिएट डायरेक्टली विद वन और मोर सप्लायर्स। तो ऐसे सिनेरियोज में इन तीनों केसेस में आप एक या एक से ज्यादा सप्लायर्स के साथ एंगेज कर सकते हैं, या कॉन्ट्रैक्टर्स, अगर कोई वर्क्स का काम है तो कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ भी निगोशिएट कर सकते हैं प्राइस के ऊपर भी, और उनकी आपकी जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स हैं और उनकी जो भी फ्लीट फोर्स वगैरह है उसके मुतालिक उसकी टेक्निकलिटीज भी आप डिस्कस कर सकते हैं, रेट्स वगैरह भी तय कर सकते हैं। विद और विदाउट एडवर्टीजमेंट, इसमें जरूरी नहीं कि आप एडवर्टाइजमेंट दें, आप बगैर एडवर्टाइजमेंट किए डायरेक्ट भी उस सप्लायर को अप्रोच करके, लेकिन ये वर्बल नहीं होना चाहिए, इन राइटिंग होना चाहिए, और प्रॉपरली इसकी डॉक्यूमेंटेशन और जस्टिफिकेशन ऑन रिकॉर्ड आपने रखनी है और फिर अप्रूवल भी लेनी है। ओनली अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस, कंडीशंस तो हमने डिस्कस कर ली, तीन किस्म की कंडीशंस। रिक्वायर्स रिटन जस्टिफिकेशन, तो इस अर्जेंसी की या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की या रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट की प्रोक्योरमेंट के लिए जस्टिफिकेशंस का स्ट्रांग होना जरूरी है और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन भी जरूरी है। इस रूल का पर्पस ये है कि आप स्पेशलाइज्ड प्रोक्योरमेंट्स को हैंडल कर सकें, जिनके ऊपर आप नॉर्मल या अर्जेंट, इवन लिमिटेड बिडिंग जो आपका मेथड होता है या ओपन कॉम्पिटिटिव बिडिंग मेथड होता है, उसमें आपको टाइमलाइंस का ख्याल रखना होता है और उस पे आप नहीं जा सकते। तो ऐसी परचेजेस को हैंडल करने के लिए ये रूल या ये मेथड बताया गया है। एड्रेस करता है अर्जेंसी के प्रोक्योरमेंट को और प्रोटेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड एनेबल टेक्निकल फ्लेक्सिबिलिटीज। तो इन सारी चीजों को ये मेथड आपको इंश्योर करता है हैंडल करना। कंडीशंस को वन बाय वन फर्दर हम एक्सप्लेन करेंगे। कंडीशन नंबर 1 में हमने पढ़ा था, दिस मेथड इज अलाउड व्हेन प्रोक्योरमेंट इज स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड फॉर रिसर्च एक्सपेरिमेंट्स और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। सो अगर किसी लैब रिलेटेड है, किसी हॉस्पिटल के अंदर लैब कोई रिसर्च है, किसी इंजीनियरिंग कॉलेज इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की कोई लैब है, उसमें रिसर्च का कोई प्रोजेक्ट है, उसमें कुछ इक्विपमेंट चाहिए, उसमें कुछ जो केमिकल्स हैं, कोई एसिड्स वगैरह है, कोई जो भी बेसिस हैं वो चीज़ें परचेज करनी है, या कोई इक्विपमेंट्स वगैरह चाहिए जो कि आपके स्टडीज में और आपकी डेवलपमेंट के अंदर इस्तेमाल होते हैं, लाइक रिसर्च हॉस्पिटल होते हैं, रिसर्च कॉलेजेस होते हैं। सो ऐसी परचेज वगैरह के लिए भी आप निगोशिएटेड टेंडरिंग में जा सकते हैं। सप्लाईज मेड स्पेसिफिकली फॉर प्रोजेक्ट, उसी प्रोजेक्ट के लिए जो भी सप्लाई आपने, लाइक जो ऊपर हम डिस्कस की है, इनके लिए जो भी सप्लाईज चाहिए,
तो आप उस केस में निगोशिएटेड टेंडरिंग में जा सकती हैं। नंबर टू में इसने बात की थी, इफ सप्लाईज इन्वॉल्व एक्सक्लूसिव राइट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड यूनिक टेक्निकल आर्टिस्टिक रिक्वायरमेंट्स, negotiations with a specific supplier is allowed, only one supplier is possible. So intellectual property rights के मामले में भी आप negotiated tendering में जा सकते हैं। सो उसमें जाहिर बात है एक ही सोल डिस्ट्रीब्यूटर या सप्लायर या मैन्युफैक्चरर होगा जिसके पास ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स प्रोटेक्टेड होंगे, और उसके अलावा आप किसी से भी वो चीज परचेज नहीं कर सकते। सो ऐसे केसेस में आप उसी के साथ भी निगोशिएशंस कर सकते हैं डायरेक्टली, और अपनी चीज को परचेज कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए। फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल वगैरह का कोई प्रोजेक्ट है आपका, और उसमें आपने फायर अलार्म्स वगैरह या ऑक्सीजन सप्लाईज वगैरह की परचेज करनी है, और वो जो आपने एग्जिस्टिंग सिस्टम भी लगाया हुआ है उसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एक कंपनी के पास हैं, और या आपने उसी के अंदर कोई एडिशन करनी है या आपने कोई एक्स्ट्रा किसी यूनिट के अंदर वो चीज लगवानी है, सो ऑलरेडी आपके पास मेन कॉन्ट्रैक्ट उसका मौजूद है, सो उस केस में भी आप निगोशिएटेड टेंडरिंग में जा सकते हैं। या ऐसी मशीन आपने कोई हॉस्पिटल के लिए कोई सीटी स्कैन या कोई एमआरआई मशीन आपने परचेज करनी है, और आपकी रिक्वायरमेंट है कि आप स्पेसिफिक उसी ब्रांड के साथ जाना चाहते हैं जो कि उसकी अपनी एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी राइट है उस स्पेसिफिक इक्विपमेंट के लिए, सो आप उस केस में भी उनके साथ निगोशिएशंस कर सकते हैं प्राइस के ऊपर भी और उसकी टेक्निकल पैरामीटर्स के ऊपर भी। कंडीशन थ्री, एक्सट्रीम अर्जेंसी के केसेस में कोई अनफोर्सिएबल सर्कमस्टांसेस ऐसे डेवलप हो गए कि जिनके ऊपर आप रेगुलर टेंडरिंग के अंदर नहीं जा सकते, आपके पास वो टाइम फ्रेम अवेलेबल नहीं है जिसके अंदर आप नॉर्मल इश्तिहार दें और या उसका रिस्पॉन्स टाइम का वेट करें या उसकी एवेल्युएशंस का और पब्लिकेशंस वगैरह का वेट करें। सो ऐसे केसेस में एक्सट्रीम अर्जेंसी की सूरत में भी आप निगोशिएटेड टेंडरिंग में जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी आपने इसको डॉक्यूमेंट भी करना होगा, इसकी अप्रूवल भी लेनी होगी और इसकी जस्टिफिकेशन भी स्ट्रांग होनी चाहिए। मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स मेनली इसमें मेन चीज तो हर सिनेरियो में जस्टिफिकेशन का स्ट्रांग होना है, और रिटर्न जस्टिफिकेशन हो, और उसके बाद रीजंस रिकॉर्ड करें जिन रीजंस की बेस पे आप ये प्रोसीजर अडॉप्ट कर रहे हैं, और इन रीजंस को और इन जस्टिफिकेशंस को अप्रूवल फाइल पे पुटअप करके कंप्यूटेड अथॉरिटी से अप्रूवल लें और बाद में वो प्रोसीजर अडॉप्ट करें। कोर अंडरस्टैंडिंग में हम की फीचर्स की बात करेंगे इस रूल की। निगोशिएशंस बेस्ड प्रोक्योरमेंट है ये ओवरऑल, क्योंकि मेन इसका नाम ही निगोशिएटेड टेंडरिंग है, सो इसमें निगोशिएशंस की जाएंगी। फ्लेक्सिबल अप्रोच रखी जाएगी इसमें, लिमिटेड और नो कंपटीशन होगा। कंपटीशन चूंकि इसमें नॉर्मली एक या दो या कुछ स्पेसिफिक सप्लायर्स या वेंडर्स होते हैं, तो इसमें कंपटीशन लिमिटेड होता है, ओपन कंपटीशन नहीं होता। हाई लेवल अप्रूवल्स रिक्वायर्ड, सो इसमें ऑफ कोर्स जस्टिफिकेशन भी स्ट्रांग रखनी चाहिए और अप्रूवल भी हाईएस्ट फोरम से हो, क्योंकि इसमें भी ट्रांसपेरेंसी के इश्यूज आते हैं। कब इसको यूज करना चाहिए? रिसर्च एंड डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स अगर आप कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज वगैरह में, हॉस्पिटल्स में, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में, सो ऐसे प्रोजेक्ट्स को करने के लिए आपको कोई इक्विपमेंट चाहिए, आपको कोई सप्लाईज चाहिए, सो ऐसे केसेस में आप निगोशिएटेड टेंडरिंग में जा सकते हैं। प्रोपराइटरी टेक्नोलॉजीज, ऐसी कोई टेक्नोलॉजीज आप लाना चाह रहे हैं जिनके प्रोपराइटरी राइट्स ऑलरेडी उसी वेंडर के पास कवर्ड है, सो उस केस में भी आप यूज कर सकते हैं। कोई आपके डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट है जिनके अंदर नेशनल सिक्योरिटी का इशू आ सकता है, सो उन केसेस में भी आप निगोशिएटेड टेंडरिंग में क्लोज बिडिंग के अंदर जा सकते हैं। स्पेशलाइज्ड सर्विसेज वगैरह आपने हायर करनी है, सो उनके लिए भी आप निगोशिएशंस कर सकते हैं। लिमिटेशंस, स्ट्रिक्ट कंडीशंस अप्लाई। इसमें जो हमें मसाइल या लिमिटेशंस का सामना करना पड़ता है, चूंकि इसमें कंडीशंस स्पेसिफिक यही तीन है, सो ये एक लिमिटेशन है। हाई ऑडिट स्क्रूटनी, ऑडिट का काफी गहरी नजर होती है इस रूल के अंदर की गई परचेजेस के ऊपर।
चूंकि इसमें कंपटीशन लिमिटेड होता है, सो ऑडिटर्स विल बी इंटरेस्टेड टू सी कि आपने एक तो इस प्रोसीजर को अडॉप्ट किया तो आपके पास जस्टिफिकेशन स्ट्रांग थी या नहीं, और उसके बाद आपने इसकी अप्रूवल ली थी, इसको मिनट और डॉक्यूमेंट किया था या नहीं किया था। सो इसलिए इसकी स्क्रूटनी जरा सख्त होती है नॉर्मल परचेस के मुकाबले में। रिस्क ऑफ मिस यूज, जो आपकी अथॉरिटीज हैं उसको मिस यूज होने का खदशा होता है, और फेवरेटिज्म वगैरह की गुंजाइश ज्यादा होती है इसमें। रिक्वायर स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन, वो तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। रिस्क एंड कंट्रोल्स में फेवरेटिज्म, जिस तरह मैंने कहा, चूंकि ये भी इसमें देखा गया है कि फेवरेटिज्म के चांसेस ज्यादा होते हैं, और ट्रांसपेरेंसी ऑफ कोर्स कम होती है क्योंकि कंपटीशन या कम या नहीं होता या लिमिटेड नेचर का होता है। और प्राइस मैनिपुलेशन, चूंकि एक ही वेंडर होता है और उसको पता है कि ये आईपी राइट्स मेरे पास सिक्योर्ड और प्रोटेक्टेड हैं, सो उस वो अपनी मर्जी की प्राइसेस भी नॉर्मली थ्रो करते हैं। सो आपको मार्केट बेस्ड रिसर्च भी जरूर करनी चाहिए। अर्जेंसी की क्लास का मिस यूज होना एक काफी बड़ा रिस्क है, और वीक डॉक्यूमेंटेशन भी आपको ऑडिट के ऊपर आपको आपके लिए कॉम्प्लिकेशंस बना सकती है। सो रिकॉर्ड के ऊपर तमाम निगोशिएशंस को रखिए, और इन राइटिंग निगोशिएशंस करें, फोन्स के ऊपर या वर्बल कम्युनिकेशन के ऊपर रिकॉर्ड इन निगोशिएशंस ना करें। अगर आपने मीटिंग्स करनी है तो कोशिश करें कि ऑनलाइन मीटिंग्स करें, उन मीटिंग्स को रिकॉर्ड करें और उन रिकॉर्डिंग्स को उस फाइल का हिस्सा बनाएं, उनकी ट्रांसक्रिप्ट्स वगैरह को। कंडक्ट मार्केट एनालिसिस करें, प्राइस वगैरह को बेहतर तरीके से अपनी राय देने के लिए आपको पता हो बिफोर निगोशिएशंस की इस चीज की एक्चुअल वर्थ और एक्चुअल प्राइस मार्केट के अंदर कितनी है। और उसके उस वक्त फिर आप एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होंगे निगोशिएशंस करने के लिए। जस्टिफाई अर्जेंसी, आपने अर्जेंसी को प्रॉपरली जस्टिफाई भी करना है और अप्रूवल भी उसकी लेनी है। बेंचमार्क प्राइसिंग, वो आप तब कर सकते हैं जब आपके पास बैकग्राउंड नॉलेज हो उस इक्विपमेंट के बारे में भी, और उसकी अवेलेबिलिटी के बारे में, उसकी मार्केट वैल्यू के बारे में, और ऑफ कोर्स मेंटेन करें ट्रांसपेरेंसी को जिस हद तक मुमकिन हो। सो इन चीजों को करते हुए आप रिस्क को मिटिगेट कर सकते हैं। ऑडिट, जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया, ऑडिट की काफी गहरी नजर होगी, वो इंटरेस्टेड होंगे कि आपकी जस्टिफिकेशंस को देखें। सो जस्टिफिकेशंस शुड बी स्ट्रॉन्ग और इन राइटिंग एंड अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड। अप्रूवल फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ये मस्ट है हर किस्म की प्रोक्योरमेंट के लिए। आपने जो मेथड भी अडॉप्ट करना है, सो वो बिफोर गोइंग टू एडवर्टाइज आप अप्रूवल लें स्पेसिफिक उस मेथड को इनिशिएट करने की अपनी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से। अब बात की अप्रूवल तो आप खाम खा लेंगे पीओज वगैरह के स्टेज के ऊपर जाके या एवेल्यूशन कमेटी के रिपोर्ट के ऊपर जाके। सो बिफोर हैंड जब आपने कोई भी मेथड अडॉप्ट करने के लिए प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को इनिशिएट करना है, सो गिव योर रिकमेंडेशंस टू द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एंड गेट द अप्रूवल फ्रॉम दैट फोरम कि आप ये मेथड अडॉप्ट कर रहे हैं इस प्रोक्योरमेंट के लिए। एविडेंस ऑफ कंडीशंस फुलफिल्ड, निगोशिएशंस रिकॉर्ड मेंटेन। एविडेंस का मतलब है कि आपने जो भी निगोशिएशंस करी हैं, आपने जो भी जस्टिफिकेशन बनाई है, उसके स्क्रीनशॉट्स लें, उसकी ईमेल्स का रिकॉर्ड रखें। नॉर्मली ईमेल्स के केस में फिर वो उस वक्त ईमेल्स ढूंढ रहे होते हैं लोग, और वो मिल नहीं रही होती या डिलीट हो चुकी होती हैं या जंक फाइल में गई होती हैं। सो बेहतर तरीका यही है कि जो ही आप ईमेल करें और ये कुछ चीज मेच्योर हो जाए, सो उन पिछली सारी ईमेल्स को डाउनलोड करके अपने पास फाइल में रखें, फोल्डर में रखें, और उनका प्रिंट आउट लेके अपनी फाइल में भी जरूर लगाएं। निगोशिएशन रिकॉर्ड मेंटेन करें, जो भी आप वेंडर्स के साथ निगोशिएशन कर रहे हैं दैट शुड बी इन राइटिंग, और उसके मिनट्स वगैरह बना के अपनी फाइल में लगाएं, और उनके साथ शेयर भी करें थ्रू ईमेल, ताकि कल को उससे कोई बैकआउट ना कर सके। और प्राइस रिजनेबिलिटी को आपने मार्केट सर्वे के थ्रू चेक करना है। कॉमन प्रॉब्लम्स जो देखे गए हैं, और यही चीजें लोग नॉर्मली मिस करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन नेगोशिएशंस की नहीं रखते, वर्बल नेगोशिएशंस कर रहे होते हैं, या फोन कॉल्स के ऊपर मैसेजेस के ऊपर नेगोशिएशंस हो रही होती हैं। सो प्रॉपर उसका मैकेनिज्म भी नहीं होता और प्रॉपर रिकॉर्ड भी नहीं होता। अनजस्टिफाइड अर्जेंसी क्लेम्स, अर्जेंसी उस नेचर की होती नहीं है और उसको बना दिया जाता है फाइल के अंदर। सो ये भी एक अनजस्टिफिकेशन है और कॉमन इशू है।
लैक ऑफ अप्रूवल, अप्रूवल टाइमली नहीं लेते और उस मेथड को अडॉप्ट करने से पहले अप्रूवल नहीं ली जाती और बाद में फिर उसके लिए कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होती हैं। नॉन ट्रांसपेरेंट डिसीजंस और ओवर प्राइसिंग, ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट इशू है जो इस मेथड के केस में आपको फेस करना पड़ जा सकता है। एग्जीक्यूटिव एजेंसीज को चाहिए कि ये मेथड तभी अडॉप्ट करें जब हाईली जस्टिफाइड केसेस हो। उसके अलावा और जो कंडीशन स्पेसिफिकली पेपरा ने अपने रूल्स के अंदर मेंशन की हैं, सिर्फ उन्हीं केसेस में नेगोशिएटेड टेंडरिंग में जाएं। डॉक्यूमेंट करें हर चीज को, अप्रूवल्स दें, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करें और मिस यूज ऑफ अथॉरिटी या मिस यूज ऑफ रूल को अवॉइड करें। कॉन्ट्रैक्टर्स को चाहिए कि एथिकल कंडक्ट मेंटेन करें, रीजनेबल प्राइसिंग ऑफर करें, ओवर प्राइसिंग की तरफ ना जाए, ताकि कल को फिर आपकी क्रेडिबिलिटी ऑन स्टेक ना हो और वेंडर या क्लाइंट आपके बारे में ये जहन ना रखता हो कि जी ये वेंडर तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई प्राइसेस ऑफर करता है, सो डोंट गो टू देम, और वो मार्केट में दूसरी ऑप्शंस की तरफ जाना शुरू कर दें। सो इससे अल्टीमेटली आपका अपना ही नुकसान है। सो ऑलवेज प्रोफेशनल रहें और रीजनेबल प्राइसिंग ऑफर करें। अपना जो अलाउड मार्जिन्स और ओवरहेड्स प्रॉफिट्स वगैरह हैं उनको आप कवर करें और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप ओवर प्राइसिंग की तरफ ना जाएं। प्रोवाइड क्लियर प्रपोजल्स, उसमें वेग किस्म की स्पेसिफिकेशंस डालना या ऐसे फालतू किस्म की चीजें ऐड करना, इससे भी बचना चाहिए। और डॉक्यूमेंटेशन जो आप दे रहे हैं वो सपोर्टिव होनी चाहिए और टू द पॉइंट होनी चाहिए और रेलेवेंट होनी चाहिए। कोलूजन्स को अवॉइड करें, ग्रुपिंग को अवॉइड करें, और चीज जो आपका वाकई अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आपके पास कवर्ड है और अपडेटेड हैं, सो तभी उस चीज को क्लेम करें। अदरवाइज फिर आगे जाके आप निगोशिएशंस में जब जाएंगे तो उस स्टेज के ऊपर आपके लिए प्रॉब्लम्स बनेंगे और आप उस प्रोसीजर से आउट हो सकते हैं। प्रोसेस लिंकेजेस, अब तक हमने 4 रूल ओवरऑल अंडर रूल 42 पढ़ लिए। नंबर ए में हमने बात की थी 1 लाख रुपए तक की परचेजेस की, और इसको हमने कहा था कि ये लो वैल्यू की परचेज है और ये थ्रू पैटी परचेजेस होगा। नंबर बी में हमने पढ़ा था रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन की, और इसके लिए हमने सीलिंग, आपको याद होगा, डिफाइन की थी 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक की परचेज की, और हमने कहा था कि ये 3 कोटेशंस के थ्रू आप करेंगे। पैटी परचेजेस में हमने कहा था कि आप सिंगल कोटेशन पे कर सकते हैं 1 लाख रुपए तक, और कोई लोकल परचेज ऑर्डर इशू करके आप करेंगे। नंबर सी में हमने पढ़ा था डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग, और इसमें कुछ 7 हमने डिफरेंट केसेस पढ़े हैं या कंडीशंस पढ़ी हैं जिसमें इमरजेंसीज वगैरह भी कवर्ड हैं। और आज की वीडियो में हमने पढ़ लिया निगोशिएटेड टेंडरिंग, जो कि काफी कॉम्प्लेक्स है बाकी तीनों मेथड्स से, और इसमें 3 किस्म की मेनली कंडीशंस हमने पढ़ी हैं डिटेल में, कि उन 3 में ही आप ये मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं। सो ओवरऑल निगोशिएशंस बेस्ड प्रोक्योरमेंट है इस रूल के अंदर। स्पेशल कंडीशंस 3 किस्म की हमने पढ़ ली, रिक्वायर रिटन जस्टिफिकेशन और हाई ऑडिट रिस्क होता है, और इंश्योर करें कि आपकी ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी मेंटेन रही है। इस मेथड को तभी अडॉप्ट करें जब हाईली जस्टिफाइड हो। डॉक्यूमेंट करें तमाम नेगोशिएशंस को, जिस भी वेंडर के साथ, सप्लायर या कॉन्ट्रैक्टर के साथ, चाहे वो एक हो या एक से ज्यादा हो, आप नेगोशिएशंस में जा रहे हैं, सो आपके पास उसकी जस्टिफिकेशन भी होनी चाहिए स्ट्रॉन्ग किस्म की, और उसके बाद उस मेथड में जाते वक्त आपके पास उसकी तमाम डॉक्यूमेंटेशन या उसकी तमाम रीजनिंग या निगोशिएशंस वो रिकॉर्डेड होनी चाहिए। उसके बाद अप्रूवल लें और अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करें। सो ट्रेनर इनसाइड में फ्लेक्सिबिलिटी इज इक्वल टू हायर रिस्क। जहरी बात है, अगर कोई फ्लेक्सिबिलिटीज पेपर देता है सो उसमें रिस्क भी काफी ज्यादा होता है, और अल्टीमेटली आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है और आपके लिए सेफ गार्ड के तौर पे काम करता है ड्यूरिंग इंक्वायरीज एंड ऑडिट ऑब्जेक्शंस। सो ये था हमारा आज की वीडियो जिसमें हमने रूल 42D को डिस्कस किया है, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रूल नंबर 42E की, और वो टॉपिक का टाइटल है फोर्स अकाउंट। सो हमारी वीडियोस को लाइक करें, इनको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मौजूद है टिकटॉक के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, और हमारा हर जगह हैंडल है स्विफ्ट एक्स सिंप्लीफाइड। इस हैंडल को याद रखिए।
और अगर आपकी कोई सजेशंस है तो हमें sifttechsimplified@gmail.com के ऊपर भिजवाइए. You can always contact us through our email address, which is sifttechsimplified@gmail.com. So if you have any suggestions, you are more than welcome. Or these are our links for subscribing our channel at YouTube and following us on TikTok. So till the next video, thank you very much और stay connected. अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें और हमारी वीडियोस को जरूर लाइक करें. थैंक यू वेरी मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. हैव अ गुड डे.